जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं पुरुष नसबंदी के ऊपर, जिसे इंग्लिश में वेसेक्टॉमी के नाम से भी जाना जाता है। आज की जो टॉपिक है ये क्लास 10 और क्लास 12 के सिलेबस में भी आता है। जो विद्यार्थी के अगर दृष्टिकोण से देखें तो वहाँ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ इस टॉपिक का संबंध मेडिकल फील्ड से भी है और पर्सनल लाइफ से भी इसका संबंध होता है। तो शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। आपको A to Z सब कुछ जितना आपके मन में सवाल है उन सभी का आज जवाब मिलने वाला है पुरुष नसबंदी से संबंधित आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो पहली बात हमने समझा दिया आपको कि पुरुष नसबंदी जो इसे आप कहते हैं उसी को बायोलॉजी में वेसेक्टॉमी के नाम से जाना जाता है। इतना तो आपको भी पता होगा कि बायोलॉजी की दुनिया में हर चीज़ का एक बायोलॉजिकल नाम होता है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी जिसे आप कहते हैं। देखते हैं डॉक्टर की जो टर्मिनोलॉजी होती है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसी की दुनिया की लैंग्वेज है जिसे आप क्या कहते हैं, वेसेक्टॉमी। तो चलिए आइए विस्तार से इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। आज अनेकों सवाल जवाब के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हम कुछ सवाल लेकर आए हैं जो लोगों द्वारा पूछा गया था, क्या सेक्सुअल कैपेसिटी कम हो सकती है नसबंदी करवाने के बाद, या उसके बाद सवाल कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या पिता बन सकते हैं, क्या सीमन रिलीज होगा कि नहीं होगा फिजिकल रिलेशन के दौरान। उसी के साथ साथ जो सवाल कुछ है, स्पर्म का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर होगा या नहीं। उसी के साथ देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनेगा या नहीं। इस तरह के लोगों के अनेकों सवाल हैं। तो आज हम लोग इन सभी सवालों के ऊपर डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो चलिए शुरू से समझते हैं कि दरअसल वेसेक्टॉमी है क्या, जिसे आप पुरुष नसबंदी भी कहते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट ये है, ये रहा, ये तो आप समझ ही गए। इसके बाद देखिए ये कुछ चित्र है जिसको आप समझने की कोशिश करिए। ये जो आपके सामने फिगर दिखाई दे रहा है, ये फिगर है आपका है पुरुष जनन तंत्र, जिसे आप क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पुरुष जनन तंत्र। इस देखिए पुरुष जनन तंत्र को आप ध्यान से समझिए क्योंकि पूरा कंसेप्ट यहीं पर है। ये इसे जो आप देख रहे हैं, जो रेड रंग का दिखाई दे रहा है आपको, हल्का हल्का रेड, इसका नाम है टेस्टिस, जिसे आप वृषण कहते हैं। वृषण के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि शरीर के अंदर जो है स्पर्म कहाँ बनता है, तो वो आप पता होना चाहिए आपको कि जो पुरुषों का वृषण होता है जिसे आप टेस्टिस कहते हैं, उसी के अंदर जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेस्टिस जो होता है एक हार्मोन्स भी रिलीज करता है जिसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक पुरुष के अंदर जो पुरुषों वाले कैरेक्टर होते हैं, जो पुरुषों की साइकोलॉजी होती है और एक पुरुष को पुरुष बनने के लिए जो हेल्प करता है हार्मोन्स, उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन्स। ठीक है, इस हार्मोन्स के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन होता है। कभी अलग से इस हार्मोन्स के पूरे रीजन और उसके फैक्टर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि ये हार्मोन्स क्या क्या कार्य करता है पुरुष के शरीर में। तो बस अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए कि ये जो टेस्टिस है इसके अंदर क्या हो रहा है, शुक्राणु का निर्माण होता है। उसी के साथ साथ ये एक हार्मोन्स भी रिलीज करता है जिससे हम लोग टेस्टोस्टेरोन्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ से देखिए बहुत वैसे कई नसें ऊपर की तरफ जाती हैं। उनमें से एक नस होती है जिसे हम लोग वास डिफरेंस के नाम से जानते हैं, जिसे आप हिंदी में शुक्रवाहिनी कहते हैं। ठीक है, इस शुक्रवाहिनी को देखिए काट दिया जाता है और काट करके अपोजिट साइड में बांध दिया गया है। अगर आप इस इमेज को ध्यान से अगर यहाँ पे देखें तो इस शुक्रवाहिनी को क्या किया गया है, काट दिया गया है। सिंपल एक छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है इसमें, और इस जो शुक्रवाहिनी है उस शुक्रवाहिनी को काट करके अपोजिट साइड में उसको बांध दिया जाएगा। बस यही सिंपल सा जो फिनोमेना है, इसी को हम लोग कहते हैं पुरुष नसबंदी। तो जब पुरुष नसबंदी होगा तो इसमें एक नोटिस करिए कि हमने बताया यहाँ पे कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, अंडा जो एग जिसे आप कहते हैं। और हालांकि एग शब्द पुरुष के टेस्टिस के लिए यूज नहीं कर सकते हम लोग। पुरुषों के बॉडी में जो एग है उसका नाम स्पेशली है वृषण, या इंग्लिश में आप कहिए उसको टेस्टिस। तो स्पर्म तो यहाँ बनेगा, लेकिन जब आप देखिए स्पर्म बनेगा, ये जाने की ऊपर कोशिश करेगा, जा नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है, बन चुका है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जब बन चुका है तो आगे नहीं जाएगा। जब आगे नहीं जाएगा तो फिजिकल रिलेशन के दौरान जब बॉडी से सीमन रिलीज होगा तो उसमें सीमन के अंदर जो है स्पर्म भी नहीं होगा। सिंपल सी बात। ठीक है, तो इसको जब काट के अलग कर देंगे हम लोग तो सिंपल सी बात है, जो सीमन बॉडी से रिलीज होने वाला है उसके अंदर शुक्राणु की संख्या नहीं होगी, मतलब 0, एक भी शुक्राणु उसके अंदर नहीं जा सकता है क्योंकि पूरी तरह से दोनों नस क्या हो चुकी है, अलग हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा कि दरअसल पुरुष नसबंदी कैसे होती है और क्या है, कि शरीर के अंदर क्या किया गया है जिसे हम लोग पुरुष नसबंदी के नाम से जानते हैं। ये कंसेप्ट जो है पहले इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो उस समय काफ़ी तेजी से चला था, क्योंकि सरकार उस समय थोड़ा इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दी थी और लोगों को बार बार मोटिवेट किया गया कि भाई नसबंदी करवाइए, नसबंदी करवाइए।
इसलिए कि जनसंख्या हमारी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो सबसे सस्ता सुलभ तरीका यही था कि भाई पुरुष नसबंदी करवाया जाए। पुरुष नसबंदी जो है महिला नसबंदी की अपेक्षा सिंपल होता है और थोड़ा सा खर्चीला भी कम होता है। तो इसलिए सरकार ने कोशिश किया कि पुरुषों की नसबंदी करवाई जाए और खूब मोटिवेट किया गया, अलग अलग तरह के इनाम दिए गए। कई बार तो सरकार ने नसबंदी करवाने के ऊपर रेडियो तक दिया। जब रेडियो आदमी ऑन करता था उस पर प्रचार आता था कि नसबंदी कराए रेडियो पाएँ। मतलब सोचिए, नसबंदी करा के रेडियो पाया है और फिर उस पर प्रचार भी आ रहा है नसबंदी कराए रेडियो पाए। तो इस तरह का कंसेप्ट चलता था। और उसके साथ साथ बाद में सरकार ने पैसा देना चालू किया, 2000 रुपये भी दे रही थी नसबंदी करवाने के बाद। हमारे दादाजी की जो पापा थे, उन्होंने जब नसबंदी करवाया था तो उनको शायद 3 बिस्सा ऐसे कुछ ज़मीन मिली थी। तो मतलब सरकार अलग अलग तरह से लोगों को उपहार देने की कोशिश कर रही थी, समाज को जगाने की कोशिश किया कि नसबंदी कराइए, नसबंदी बहुत ज़रूरी है। और जब लोगों ने नसबंदी करवाया तो इससे थोड़ा सा जनसंख्या कंट्रोल हुई हमारी। और जनसंख्या कंट्रोल करना कितना जरूरी है ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। आज देखिए हम लोगों को ये निबंध लिखना पड़ता है कि जनसंख्या कंट्रोल कैसे करें या जनसंख्या वृद्धि से क्या हानि होगी। तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने का सबसे अच्छा जो उपाय था, एक देखिए होता है अस्थायी विधि। अस्थायी विधि मतलब कुछ ऐसे तौर तरीकों को अपनाया जाए जिससे महिला प्रेग्नेंट ना हो। ऐसे भी तरीके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तरीके होते हैं जिसे एक बार अपना लिया जाए तो पूरे जीवन भर प्रेग्नेंट नहीं होगी महिला। उसमें से 2 चीजें आती हैं। देखिए, अस्थायी विधि कैटेगरी में जो नसबंदी है, एक बार व्यक्ति अगर नसबंदी करवा लिया तो कभी किसी कंडीशन में बाप नहीं बन सकता। वो कुछ कंडीशन है, वो जो स्पेशल कंडीशन है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में बाप बन सकता है, वो अलग बात है, कभी अलग से डिस्कस करेंगे कि नसबंदी करवाने के बाद भी इंसान अगर बाप बनना चाहे तो कैसे बने। तो ये बात आपको शायद समझ में आई होगी। तो नसबंदी 2 प्रकार की होती है सामान्यतः, एक महिला नसबंदी होता है, दूसरा एक पुरुष नसबंदी होता है। तो आज के सेशन में हम लोग समझे हैं कि भाई पुरुष नसबंदी कैसे होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। इसी हाथ लगे हम लोग कुछ और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। लोगों ने अलग अलग तरह के सवाल पूछा है पुरुष नसबंदी से संबंधित, तो उन सभी सवालों को हमने एक जगह कलेक्ट कर लिया है। चलिए विस्तार से देखते हैं सवालों का जवाब क्या होगा। तो कुछ इमेज में आपको और डिफरेंट दिखा दे रहा हूँ। जैसे इस इमेज को देखिए ध्यान से, यहाँ पे टेस्टिस है, टेस्टिस से यहाँ से निकला हुआ क्या है, वास्ट डिफरेंस, जिसे आप एक नस कहते हैं, जिसे आप हिंदी में शुक्रवाहिनी कहते हैं। यहाँ पे देखिए काट दिया गया है, काट करके बांध दिया जाएगा। जब काट के बांध दिया जाएगा ऊपर शुक्राणु नहीं जाएगा, शुक्राणु जब नहीं जाएगा तो फिर शुक्राणु बाहर भी रिलीज नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है कि प्रेगनेंसी होने की चांस 0 है। ठीक, इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, इस इमेज में दिखाई दे रहा है यहाँ से ये जो गई है नस, इसको काट दिया गया। फिर एक अगर नहीं कटा होता तो यहाँ से शुक्राणु होते हुए कहाँ जाता, ऊपर जाता, फिर यहाँ से होते होते फिर यहाँ जाता, फिर यहाँ से देखो यहाँ से मिल जाता और फिर सीमन के साथ यहाँ से रिलीज हो जाता और फिर इस कंडीशन में प्रेगनेंसी के चांस बनते। बात समझ में आई नहीं? तो ये कुछ अलग अलग फिगर है जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है। इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, इसको देखिए काट दिया गया है, फिर काटने के बाद बांध दिया गया। फिर ये जब अगर ये नहीं कटता तो फिर यहाँ बनता और फिर यहाँ से होते हुए यहाँ जाता, फिर ऐसे 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 घूमते हुए फिर यहाँ देखिए यहाँ से जाता, फिर यहाँ से होते हुए ऐसे हमारे शरीर से जो है स्पर्म बॉडी से रिलीज होता है। तो ये कुछ इमेज है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इमेज को देख करके बात सीधे सी समझ में आई होगी कि दरअसल नसबंदी हुआ कैसे और क्या हुआ नसबंदी में। चलिए अब सवालों के ऊपर आते हैं, कैसे कैसे लोगों के सवाल हैं देखिए। अच्छा, इसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में अगर आप लिखना चाहते हैं कि नसबंदी किसे कहते हैं तो इसको हमने एक लाइन में लिखा है। देखिए क्या है, क्या कह रहा है, इसमें शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी को वास्ट डिफरेंस के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। इसमें शुक्रवाहिनी को काट करके विपरीत दिशा में बांध दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुरुष नसबंदी के नाम से जानते हैं। इसी के साथ में हमने यहाँ एक और लाइन लिख दिया है कि यह बहुत ही सरल प्रक्रिया है। यह इतना भी सरल प्रक्रिया नहीं है कि आप खुद अपने से हसुआ खुरपी कैंची उठाए और खुद से आज अपना खुद नसबंदी करें, इतना भी सरल नहीं है। इसमें एक बढ़िया एक्सपर्ट डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो है महिला नसबंदी के बेस पर कहा गया है कि महिला नसबंदी के आधार पर अगर बात करें तो पुरुष नसबंदी जो होता है थोड़ा सिंपल होता है, इस आधार पे कहा गया है। ऐसा ही नहीं है कि इतना सरल है कि गांव का आदमी कोई कहे कि हम आज नसबंदी करेंगे तो नसबंदी कर दे, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, चलिए, तो मेडिकल में जो भी चीज़ें मेडिकल फील्ड की है वो मेडिकल फील्ड का ही आदमी करे तो ठीक है, नहीं तो वही नीम हकीम खतरे जान वाली बात आएगी, जान भी जा सकता है। चलिए अब कुछ लोगों द्वारा जो पूछे गए सवाल है उसके ऊपर देख लेते हैं। पहले ही सवाल लोगों के मन में एक है कि क्या सेक्सुअल कैपेसिटी कम हो जाती है नसबंदी करवाने के बाद। बहुत लोगों का सवाल है। भारत सरकार में जब भारत सरकार ने नसबंदी के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया और लोगों को इतना भयंकर लोगों ने विरोध किया था बस इसी बात को लेके, क्योंकि पुरुषों को ये लगता था कि अगर हम नसबंदी करवा लेंगे तो हमारी जो सेक्सुअल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उनकी सेक्सुअल कैपेसिटी कम हो जाएगी।
इसे लोगों ने नसबंदी करवाने से मना कर दिया। सरकार को बाद में ये मिशन चलाना पड़ा कि लोगों को पहले अवेयरनेस करिए, जगाइए कि भाई नसबंदी करवाने से सेक्सुअल कैपेसिटी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो आपकी फिजिकल स्टेमिना है वो बरकरार रहती है। ये बाद में लोगों को समझाना पड़ा, और बाद में ये बात जो है आपकी क्लास जो 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं उनके सिलेबस में डालना भी गया। बताया गया कि भाई नसबंदी एक अलग चीज है और सेक्सुअल कैपेसिटी एक अलग चीज है। जिसकी फिजिकल पावर स्टेमिना ठीक ठाक है उसकी सेक्सुअल कैपेसिटी ठीक ठाक रहेगी, वो अलग चीज था। लेकिन लोगों ने उसको जोड़ दिया। जोड़ा किस चीज से कि भाई नसबंदी करा लेंगे तो आपकी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। लोगों ने इस चक्कर में नसबंदी ही नहीं करवाया। तो बड़े लंबे समय के संघर्ष के बाद लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, नसबंदी करवाना अलग चीज है और सेक्सुअल लाइफ का मतलब जो सेक्सुअल कैपेसिटी है वो अलग चीज होती है। तो बाद में लोगों को लगा कि नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो इसका आंसर ये है कि नसबंदी करवाने से किसी भी प्रकार की सेक्सुअल कैपेसिटी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जो आपकी फिजिकल स्टेमिना है वो बरकरार रहेगी। तो इसमें कोई चिंता लेने की बात नहीं है कि नसबंदी करवाने के बाद हमारी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात देखिए, लोगों ने पूछा है कि अगर एक बार नसबंदी व्यक्ति करवा चुका है तो क्या वो पिता बन सकता है। उसके ऊपर सवाल जो किया है, तो देखिए वो पिता तो नहीं बन सकता है। अगर कोई एक व्यक्ति जो कोई पुरुष है अगर उसने एक बार नसबंदी करवा लिया है तो वो पिता नहीं बन सकता। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन है, तो उसके ऊपर हम अलग से डिस्कस करेंगे कि अगर वो पिता बनना चाहता ही है तो कैसे बने। मतलब नसबंदी करवाने के बाद भी पिता बना जा सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। तो कौन सी पॉसिबिलिटी है, कैसे है, वो सब हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन आम भाषा में सामान्य प्रक्रिया में आप बस ये याद रखिए कि भाई नसबंदी करवाने के बाद व्यक्ति पिता नहीं बन सकता है। चलिए, तो तीसरा सवाल देखिए क्या है, क्या सीमन वीर्य निकलता है या नहीं। इसका सवाल यह है कि जब लोग फिजिकल रिलेशन रखेंगे तो शरीर से जो सीमन रिलीज होगा या नहीं, इसके बारे में लोगों ने सवाल पूछा है। तो इसका आंसर है कि हाँ। देखिए, फिजिकल रिलेशन के दौरान जो सीमन बॉडी से रिलीज होता है वो एक अलग चीज होती है। सीमन का फॉर्मेशन जो है टेस्टिस के अंदर नहीं होता है, वो शुक्रवाहिनी से होते हुए नहीं आता है, ये भी जानते रहिए, वो एक अलग चीज है। तो फिजिकल रिलेशन के दौरान जो है सीमन जो है रिलीज होगा, इसका आंसर ये है। चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है, क्या फिर से सही कर सकते हैं। अगर कोई पुरुष एक बार नसबंदी करवा लिया है और बाद में बाई चांस, अक्सर लोग नसबंदी तभी करवाते हैं जब उनके पास 1, 2, 3 बच्चे हों, तब करवाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आदमी का मन कर दिया चलो आज नसबंदी करवा लेते हैं, 2000 रुपये प्रॉफिट कराते हैं। तो 2000 रुपये कमाने का ये साधन नहीं है, बल्कि लोग 2-3 बच्चे करने के बाद नसबंदी करवाते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी कारणवश बच्चों की डेथ हो गई या कोई अन्य कारण हो गया या दूसरी शादी हो गई और उसकी वो वाली वाइफ जो आकर के कह दिया कि नहीं हमको एक अपना बच्चा चाहिए, तो फिर उस कंडीशन में आदमी क्या करता है कि भाई सोचता है कि हम क्या करें, सही करवाएं नसबंदी को। तो कुछ हद तक चांस ये है, 70% तो चांस ये है कि भाई ये ठीक नहीं होने वाला है। एक बार जब हो गया है नसबंदी तो हो गया है। लेकिन 30%, 25% पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर डॉक्टर बहुत कोशिश करे तो सही भी कर सकता है। कहने का सेंस ये है कि 25% पॉसिबिलिटी ये है कि पुरुष नसबंदी फिर से वापस ठीक की जा सकती है। लेकिन 70-80% तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि भाई नहीं होगा, एक बार हो गया तो हो गया। तो एक कंडीशन ये है। तो इसका भी शायद जवाब आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, क्या शुक्राणु का निर्माण होगा। तो एक चीज आपको समझना है, इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए शुक्राणु का निर्माण जरूर होगा, क्योंकि नस जो है काटी यहां पे गई है। हमने किसी प्रकार का छेड़छाड़ टेस्टिस के अंदर नहीं किया है, वृषण के अंदर किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो शुक्राणु बनता यहां पर है। तो नसबंदी करवाने के बाद शुक्राणु का निर्माण होगा, लेकिन वो सभी शुक्राणु जो है यहीं पर इस नस के अंदर आकर, जिसे आप शुक्रवाहिनी कहते हैं, वहां पर उनकी डेथ हो जाती है। वहां पर उनकी डेथ हो जाएगी, वो सब वहीं पे खत्म हो जाएंगे, वो आगे बढ़ करके सीमन के साथ बाहर नहीं निकलेंगे। तो कहने का सेंस ये है कि नसबंदी करवाने के बाद, ठीक है, नसबंदी करवाने के बाद पुरुष के शरीर में शुक्राणु का निर्माण होगा, लेकिन वो शरीर से बाहर नहीं निकल सकते। ठीक, तो इसका आंसर ये है। इसके बाद देखिए शुक्राणु शुक्रवाहिनी में जमा होता रहता है या नहीं। तो ये बिल्कुल सी बात है। देखिए एक शुक्रवाहिनी एक नस है जिसके जरिए शुक्राणु उसके अंदर से होकर के बाहर निकलता है। तो जहां तक हमने बताया कि देखिए एक चीज फिर से इमेज को देखिए तो आपको ज्यादा सही समझ में आएगा। इसको बना यहाँ पर और यहाँ पे जाते हुए कि फिर क्या होगा, यहाँ पे जाएगा, फिर यहीं पे कुछ समय रहेगा। उसका भी एक जीवन काल होता है, हर चीज का एक निश्चित समय सीमा है। जैसे हमारा एक जीवन काल फिक्स है, 50-60 साल जिएंगे, इसके बाद मरेंगे। तो वैसे ही शुक्राणु का भी जीवन काल है। जब उसका जीवन काल कंप्लीट होगा तो इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और फिर उसको बॉडी क्या करती है, ब्लड के जरिए, फिर वो सॉरी कह रहे हैं ब्लड के जरिए, फिर इसको क्या किया जाएगा, ये फिर यहाँ से जो है यूरिन में चला जाता है। यूरिन यहाँ पे है,
ठीक, यूरिन में चला जाएगा और फिर यूरिन के जरिए वो फिर बाहर हो जाता है। तो मतलब कि जब नसबंदी होता है पुरुष का, तो उस कंडीशन में उसका स्पर्म तो आके यहाँ आया, लेकिन समय के साथ वो मर गया, और मरने के बाद उसको यूरिन के जरिए, पेशाब के जरिए शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है। चलिए, इसका भी जवाब शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला सवाल, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनेगा या नहीं। अब हमने बताया था कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो है पुरुषों के टेस्टिस में बनता है। तो इस कंडीशन में देखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनेगा या नहीं, तो इस कंडीशन को समझिए ध्यान से। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनेगा, ठीक है, यह हार्मोन्स बनेगा जो सेम कैरेक्टर था। एक पुरुष का एक कैरेक्टर होता है। जैसे आप साइकोलॉजी के बारे में पढ़ें तो आप पाएंगे कि पुरुषों की साइकोलॉजी अलग होती है, महिलाओं की साइकोलॉजी अलग होती है, और उस साइकोलॉजी के पीछे का बहुत चीज़ रीजन होता है, कई रीजन है। एक तो उनकी परवरिश होती है, दूसरा उनके शरीर में जो हार्मोन्स होता है वो होता है, दूसरा उनका जीन भी होता है। तो कई रीजन है, उसमें से एक तो हार्मोन्स ही होता है। एक उनकी साइकोलॉजी से मेल और फीमेल की जो साइकोलॉजी डिफरेंट है, उनके पीछे कई रीजन है। उनमें से एक रीजन कौन सा है, मतलब हार्मोन्स जो होते हैं वो होता है। तो पुरुषों की जो साइकोलॉजी स्पेशली जो वाली है, उसके लिए उनका हार्मोन्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो पुरुष के शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनता है वो बनता ही रहेगा। नसबंदी करवाने के बाद भी यह हार्मोन्स लगातार बनेगा। सेम जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर बरकरार रहेगा। मतलब जिन जिन चीज़ों के लिए ये हार्मोन्स जिम्मेदार है, वो सभी चीज़ें आप जनरली नॉर्मल ढंग से चलता रहेगा आपके अंदर। जैसे सेक्सुअल कैपेसिटी जो बात कर रहे थे, सेक्स की इच्छा करना, ये सब जो है ये हार्मोन्स उसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हार्मोन्स लगातार सेम कंडीशन में बनता रहेगा और सारी फीलिंग सब कुछ सेम रहेगी, सब कुछ सही से ढंग से चलता रहेगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। किस उम्र के लोग करवा सकते हैं इस चीज़ को। तो अब इसको समझिए ध्यान से कि किस उम्र के लोग करवा सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई बच्चा पैदा हुआ 2-4 साल बाद उसका मन कर दिया चलो आज नसबंदी करवाते हैं, एक रेडियो लेके आते हैं घर, ऐसा तो होता नहीं है। दरअसल अमूमन इसका एक सीक्वेंस है कि भाई जब आदमी की शादी होती है, शादी होने के बाद 1-2-3 बच्चे हो जाते हैं, फिर इसके बाद आदमी सोचता है भाई नसबंदी करवाना है। तो लगभग करवा तो किसी भी एज में सकते हैं, लेकिन जनरली करवाने का जो एक पैटर्न है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई भी चल जाए करा ले। तो समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूं कि एक मतलब लोग अक्सर 2-3 बच्चे होने के बाद करवाते हैं। अब 2-3 बच्चे आपको कब होंगे, बुढ़ौती में होगा कि बचपन में होगा, ये आप जाने, बात समझ में ही नहीं, तो तब करवाया जाएगा। अब आगे देखिए अगला क्या है, शारीरिक संबंध के समय आनंद की कमी हो सकती है या नहीं। लोगों के दिमाग में बहुत सवाल था कि जब फिजिकल रिलेशन रखा जाएगा तो उस कंडीशन में हो सकता है कि जो फीलिंग आती है, एक है जो जिसे आप आम भाषा में प्लेजर के नाम से जानते हैं, अगर किसी प्रकार की प्लेजर में कमी तो नहीं हो जाएगी। तो इसका आंसर जो है कि भाई बिल्कुल नहीं है। प्लेजर का जो काम है वो अलग चीजें हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो जो शारीरिक संबंध के समय आनंद की कमी या हो सकती है नहीं, तो इसका आंसर जो है कि बिल्कुल नहीं। नसबंदी करवाने के बाद जो फिजिकल रिलेशन के दौरान जो फीलिंग एक होती है वो सब कुछ सेम बरकरार रहता है, किसी प्रकार कोई आनंद में कमी देखी नहीं गई है। और जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा अपना कोई आंसर नहीं है, साइंस ने सब कुछ दिया है, तो साइंस का ही सब आंसर मैं बता रहा हूँ, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ देख लेते हैं। शरीर में कमजोरी हो सकती है। लोगों का एक काफ़ी मतलब सवाल था कि नसबंदी करवाने के बाद शरीर कमज़ोर हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है और ये बहुत बड़ा ऑपरेशन भी नहीं है। नॉर्मल सा एक ऑपरेशन होता है और उस ऑपरेशन में छोटा सा चीराफारी काम होता है और उसमें आदमी ठीक भी हो जाता है। तो कोई वैसा मतलब बहुत बड़ा तो ये काम है नहीं कि शरीर आपकी वीक हो जाएगी, नॉर्मल कंडीशन रहता है। हाँ, किसी अन्य कारण से थोड़ा बहुत 19-20 हो रहा है तो अलग चीज़ है, क्योंकि आपको भी पता है कि शरीर से अगर छेड़खानी की जाएगी तो थोड़ा बहुत 19-20 तो होना तय है, लेकिन बहुत बड़ा कोई प्रभाव नहीं देखा गया है कि एक बार नसबंदी करवा लिया तो आदमी का शरीर ही दुबला पतला हो गया, बहुत कमज़ोर हो गया। ऐसी कोई भी चीज़ अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई है। बस नॉर्मल सा चीज़ है, जैसे बुखार आने पे 2 दिन कमजोरी फील हो जाता है, तो आम बात है ना। तो सेम चीज़ अगर नसबंदी होगा तो भाई थोड़ा सा वीकनेस 1-2% आ सकता है, फिर नॉर्मल, इसके बाद सब कुछ क्या हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। एक देखिए होता है जिसे आप कहते हैं मर्दाना कमजोरी, इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस पहले ही कर लिया कि जो सेक्सुअल कैपेसिटी अगर सीधी शब्दों में कहा जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो सेक्सुअल कैपेसिटी के अंदर जो कमजोरी की बात होती है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, सब कुछ एकदम बिल्कुल सही ढंग से चलता रहेगा जैसे आप हैं। उसके बाद देखिए कितने दिन बाद सेक्स कर सकते हैं, तो इसका आंसर ये है कि भाई देखिए कई लोगों का एक भी मानना था कि अगर नसबंदी करवा लिए हैं तो उसके कितने दिन बाद लगभग सेक्स किया जाए। तो इसका आंसर देखिए डिपेंड करता है कि आपने नसबंदी किस तरह की करवाई है। अब आजकल तो अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले एक ज़माना था भाई ये नसबंदी अलग ढंग से होता था,
आजकल ज़माना अलग आ गया है, तो डिपेंड करता है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी के जरिए आपका नसबंदी हुआ है, तो वो डिसाइड कराता है कि लगभग कितने दिन बाद सेक्स करें, वो कितना ज़रूरी है, वो सब चीज़ें तब होती हैं। तो इसका जो आंसर है, एनुअम मैंने जो अभी तक सर्च किया तो मुझे आंसर मिला कि भाई लगभग 2 महीने तक वेट करना चाहिए। तो लगभग 2 महीने तक अगर आदमी सेक्स नहीं कर रहा है तो ज़्यादा उसके लिए बेटर होगा। बाकी कुछ कंडीशन में आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी के जरिए आपने नसबंदी करवाई है। आगे देखिए, ऑपरेशन के समय में दर्द कितना होगा। तो अपने सिंपल से बताया कि आजकल दर्द की क्या बात करें, एनेस्थीसिया लगा के आपको माइंड से कनेक्शन ही हटा देंगे बॉडी का। एनेस्थीसिया एक इंजेक्शन होता है जो आपको लगा देंगे और आपका ब्रेन का कंसेप्ट आपकी बॉडी से हटा देंगे। ब्रेन और बॉडी अलग अलग हो जाएंगे, मतलब काट के अलग नहीं करेंगे, एनेस्थीसिया से रोक दिया जाएगा सिग्नल को। तो जब सिग्नल ही रुक जाएगा तो आपको बॉडी आपकी काट डाले, आपको दर्द नहीं होगा। ये तो छोटा सा ऑपरेशन है। तो सिंपल सी बात है, दर्द वाला कोई बात ही नहीं भैया, क्योंकि एनेस्थीसिया का प्रयोग करके ऑपरेशन किया जाएगा तो दर्द तो ना के बराबर होगा। हाँ, जब एनेस्थीसिया का असर खत्म होगा तो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है, बहुत नॉर्मल चीज़ है ये। क्या अगला सवाल देखिए, क्या मस्टरबेशन कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है कि हाँ, ये भी संभव है। मस्टरबेशन एक अलग प्रक्रिया है और नसबंदी एक अलग प्रक्रिया है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई मस्टरबेशन इंसान कर सकता है। तो इसको भी याद रखिएगा। कितना खर्च लगेगा, अब ये जवाब जैसे देखिए, अब एक मास्टर इसका जवाब देगा तो ये सही नहीं देगा, क्योंकि एक डॉक्टर ही इस चीज़ को सही बता सकता है। अब डिपेंड करता है कि आप किस हॉस्पिटल में करवाए हैं, किस टेक्नोलॉजी की हेल्प ली गई है, किस देश में करवाए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अब इससे मैं बता दूं 2000 रुपया लगेगा यहाँ, तो अमेरिका में जाओगे 2000 थोड़ी लगेगा। तो उससे डिपेंड करता है ना किस प्लेस पे करवाए हैं, किस डॉक्टर से करवाए हैं, किस टेक्नोलॉजी से करवाए हैं, किस, ये सब तरह के फैक्टर काम करते हैं। तो इसका आंसर मैं एग्जैक्टली नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है तो बहुत बड़ा खर्च भी नहीं लगता है, तो सामान्य सी प्रक्रिया है, तो बहुत ज़्यादा खर्च नहीं लगेगा। तो लोगों के सवाल यहीं पर खत्म होते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि पुरुष नसबंदी क्या होता है, और आज के लिए बस करते हैं इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि महिला नसबंदी क्या होती है, और महिला नसबंदी द्वारा मतलब जो फैक्ट हैं, जो सवाल हैं, उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने देव के साथ लगातार बने रहिए, हर दिन एक नया इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए। आज के लिए धन्यवाद।